सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास नेशनल इनकम का फिगर था, ठीक है। और हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं पर्सनल इनकम पीआई, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? बताओ। सर जैसे ये वैसे तो उसमें जनरल रिजर्व्स होते हैं, वही, या रिटेन्ड अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे हमारा कोई भी बिजनेस फर्म्स होते हैं तो वेजेज वगैरह पेमेंट के बाद जो उनके पास प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, रिटेन अर्निंग। हाँ। ठीक है, जो तुमने बोला था वही चीज बता रहा हूँ। तो यस सर। यही वाला चीज जो रिटेन अर्निंग के फॉर्म में है, तो ये कहीं पे जाता नहीं है, ये फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्ट हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके बाद हम माइनस करते हैं नेट इंटरेस्ट पेमेंट। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। ये क्या चीज होता है? सर यहाँ पे, नेट हाँ नहीं हाँ, पता। यहाँ पे सर हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड अपने एक्टिविटीज को वहन करने के लिए बोरोविंग कर सकता है, तो बोरोविंग हाँ। पे इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ेगा। यस सर। फर्म और बिजनेसेस अगर लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं तो उनको भी उस पर इंटरेस्ट अर्न करना पड़ेगा। या फिर हाउस होल्ड ही है तो ये दोनों तरीके से हाउस होल्ड एक तरफ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, किस चीज पे? जब उसने लोन्स एंड एडवांसेस लिया हुआ है, अगर वही लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट इनकम अर्न करेगा। हाँ। तो इसका जो नेट डिफरेंस है ये हमारा निकल के आएगा नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। ठीक है, यस सर। तो ये इंटरेस्ट का पेमेंट भी ये हाउस होल्ड के जेब में नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ अर्न किया और कुछ पेमेंट कर दिया। अब इस तरह से हम धीरे धीरे पर्सनल इनकम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब कोई एक बिजनेस है, फर्म है, कंपनी है, तो वो उस पे अपने डिफरेंस हो अर्निंग्स रहा पे टैक्स का पेमेंट कर रही है। ठीक है। है, यस। तो वो भी नेशनल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कॉर्पोरेट टैक्स के बाद? ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म। तो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? सर जो भी हम बिना सर्विस, सॉरी, हाँ, आपने कोई सर्विसेज रेंडर नहीं सर्विस। किया, यस बट सर। आपको उसके बदले पेमेंट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, यस सर। या फिर तुम्हारा पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, यूनिलेटरल पेमेंट। ठीक है, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज एंड और इन कंसिडरेशन आपको वो चीजें मिल रही है। एक तो होता है फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम, तो आप सर्विसेज रेंडर कर रहे होते हो, यस लेकिन सर। आपने ट्रांसफर पेमेंट में आप किसी भी तरह का फैक्टर सर्विसेज, लाइक फैक्टर सर्विसेज हमारे क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये हमारा फैक्टर इनकम का पार्ट बनते हैं। लेकिन आपने कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी आपको जो इनकम मिल रहा है वो ट्रांसफर पेमेंट में जाएगा। तो ये वाली चीज क्या है कि आपके इनकम को बढ़ा देगी। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करने के बाद ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड। ठीक है, एच मैं लिख देता हूँ, यस सर। हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाउस होल्ड के अलावा, और फर्म, हाउस होल्ड एंड फर्म। फर्म ने भी अगर कोई ट्रांसफर पेमेंट किया तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म्स, ये दोनों ही चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये हमारा निकल के आएगा पर्सनल इनकम। ठीक है,
अब हम पर्सनल इनकम के बाद हम चलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या चीज होता है? अब एक जो कि हाउस होल्ड, हाँ बताओ। सर ऐसा डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो हम खर्च कर सके, उसके जो पर्सनली हम अपनी चीजों पे खर्च करेंगे। तो पीडीआई के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास पीआई है, इसमें से क्या क्या चीज माइनस होगा? पर्सनल टैक्स पेमेंट, इनकम टैक्स हमारा। इनकम टैक्स, और यस सर। नॉन टैक्स पेमेंट। नॉन टैक्स पेमेंट क्या होता है? सर नॉन टैक्स पेमेंट नहीं पता। टैक्स पेमेंट तो पता है ना? हाँ। अगर हमने फाइन वगैरह, पेनाल्टी वगैरह अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो वो हमारा टैक्स के फॉर्म में नहीं होता है। क्या चीज के फॉर्म में होता है? नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का पार्ट बनता है। हाँ सर याद आ। ठीक है, तो ये दो चीजें हम माइनस करेंगे तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये वो इनकम है जो हमारे जेब में है और हम फ्री हैं उस अमाउंट को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास इस पोजीशन पे अगर पर्सनल इनकम था, तो ये कम्प्लीटली हम एलिजिबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, खर्च करने के लिए, क्योंकि इसमें से हमारा दो पार्ट, पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स के फॉर्म में जो भी हमारा पेमेंट जा रहा है, पर्सनल टैक्स पेमेंट और नॉन टैक्स पेमेंट, ये हमारा जब डिडक्ट होगा तो वो हमारा अमाउंट डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट होगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट आइडेंटिटी ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर इसके बाद हमारा क्या बनेगा? जीडीपी के बाद नेशनल इनकम। एक सेकंड। इसमें हमारे 8 आइडेंटिटी बनते हैं ना? यस सर। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर प्राइस, फिर हाँ एनएनपी एट मार्केट प्राइस। हाँ, ठीक है, जीडीपी हो गया। फिर हमारा हो गया एनडीपी एट मार्केट प्राइस, और फिर हमारा यही चीज होगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होगा? जीएनपी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और फिर जीएनपी एट जीएनपी फैक्टर प्राइस। फैक्टर कॉस्ट। फिर लास्ट वाला हमारा क्या होगा? एन एन पी एट मार्केट प्राइस, और यहाँ पे एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये 8 कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। अब सिंपल हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये चीज कॉमन है, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। तो यस सर। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे हमें जाना होगा, तो कैसे हम पहुंचेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारा बीच का आता है एनआईटी। सेम यही चीज यहाँ पॉइंट पे भी हो जाएगा। यस सर। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होगा, तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। हाँ, प्लस कर देंगे एनआईटी। प्लस कर देंगे एनआईटी। तो ये हर पोजीशन पे यही चीज इन्वॉल्व हो रहा है। यस सर। आयुषी, सुहाना, यस सर। आयुष, हाँ आयुषी, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या तब से तुम ट्राई कर रही थी क्या? हाँ सर, डेली उसी से चलता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऑप्शन ही नहीं आ रहा था ज्वाइन नाउ। नेक्स्ट टाइम से अगर ज्वाइन नाउ को वहाँ ऑप्शन नहीं जाए ना, तो हाँ कोर्स एक्सेस में जाना, और लाइव क्लास का ऑप्शन होगा ना, वहाँ तुमको मिल जाएगा लिंक। ओके सर। हाँ, अगर फ्रंट पे ना है तो तुम क्लास शेड्यूल में जाओगे ना, कोर्स एक्सेस में, वहाँ पे जहाँ पे तुमको सारा वीडियोज वगैरह और एमसीक्यू का एक्सेस मिलता है, वहाँ पे मिड वाले में तुम्हारा लाइव एक्सेस का ऑप्शन है।
तो अभी मैं समझा रहा था जीडीपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है और सब्सिडी माइनस होता है। ठीक है, और ये डिफरेंस हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कंप्लीट हो, यही सारा चीज यहाँ पे भी होगा। अब हमको पहुंचना है जी से एन पे। तो जी से एन पे हम कैसे पहुंचते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो जब भी हमारा जीडीपी का कैलकुलेशन होता है वो हमारा मार्केट प्राइस पे होता है, और मार्केट प्राइस में हमारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होता है। डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जब भी हमें नेट पे जाना होगा तो जितना, क्योंकि हमारा ये जो ग्रॉस है वो हमारा नेट फिगर नहीं दिखाता है, क्योंकि जब हमारा नेशनल इनकम को दिखाना होगा तो हम नेट फिगर पे पहुंचते हैं। तो जैसे हमने जितना भी इनकम है उसको तो ऐड कर दिया, लेकिन मशीनरी एसेट्स वगैरह यूज करने से जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन के वैल्यू की वजह से क्या होगा कि ये एक ओवर एस्टिमेशन होगा। ठीक है, तो ओवर एस्टिमेशन को कम करने के लिए, एक्चुअल फिगर पे पहुंचने के लिए हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम नेट पे पहुंच गए। तो सेम यही चीज ये जीएनपी से एनएनपी पे भी पहुंचने के लिए हम करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जी से हम एन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो ही चीज थे, एक एनआईटी का और जी से डेप्रिसिएशन का। अब तीसरा चीज क्या है, डी से हमें एन पे पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस था जी से एन पे पहुंचने का, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट और मार्केट प्राइस का हो गया। अब हमें ये डी वाले पार्ट से जी पे एन पे पहुंचना है। तो डी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एन का मतलब है नेशनल प्रोडक्ट। सेम चीज यहाँ पे भी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये है नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल पे हम कैसे पहुंचते हैं, NFIA ऐड करेंगे। NFIA ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, NFIA। अब जी से हम एन पे पहुंच गए हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्लियर है, मैं इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब हमारा लास्ट में हम पहुंचते हैं NNP, ये वाले जी से अब हम एन पे पहुंच गए हैं। तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हमारा ये NIT इंक्लूडेड है, जबकि ये नेट नेशनल प्रोडक्ट में हमने इसको डिडक्ट किया तो ये फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचा, और इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब ये फिगर का जो मैपिंग है ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, क्योंकि अब इसी तरह से कई सारे इक्वेशन बन के आएंगे एग्जाम में। इवन इसी इक्वेशन के बेसिस पे अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तुम्हारा मार्केट प्राइस पे दे दिया और तुमको पूछ देगा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसी सीक्वेंस में जाना है, तुमको पूछ देगा कि NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। तो क्या चीज करना होगा, एक तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा और दूसरा चीज NIT माइनस करना होगा। फिर सीधे हो सकता है कि मेरा ये फिगर दिया है और सीधे ये वाला फिगर पूछ दे। ठीक है, यस सर। तो फिर इस फिगर पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, NFIA ऐड करेंगे और NIT का माइनस करेंगे। NIT को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये मैप का मेन पर्पस यही था कि एक कैलकुलेशन का मैपिंग तुम लोगों को समझ में आ जाए कि किसी भी तरह से अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो हम कर पाए। क्योंकि देखो यहीं से सारा फॉर्मूला ड्रॉ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो एक तरीका ये है कि तुमको फॉर्मूला दे दिया जाए और तुम उसको कैलकुलेट करो कि अच्छा हाँ ये फॉर्मूला है तो यहाँ पे ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये ऐड करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे।
लेकिन ये कंसेप्ट मैपिंग की वजह से क्या है कि हम इजीली कुछ भी देगा तो हम उसको फिगर आउट कर पाएंगे कि किस तरह से इसका आंसर निकलेगा। चलो ये क्लियर है। यस सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेशनल इनकम का हमारा पार्ट क्लियर हो गया। नेशनल जीडीपी एंड वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को याद है? जीडीपी एंड सर वो थोड़ा वेलफेयर। बहुत अजीब था, मेरे को समझ में नहीं आता था वो कि जीडीपी डिफ्लेटर जो थे सब वो एवरेज लेवल पे मेजर किया जाता है। ठीक है सुहाना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक उसको ज्वाइन करने देते हैं। ठीक है सर। तो जीडीपी एंड वेलफेयर की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो जहाँ आवाज कट जाए मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक सा है। वाईफाई नहीं चल रहा है, मैं मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हूँ। ठीक है सर। तो अगर दिक्कत आए तो बता रहा हूँ। ठीक है सर। तो जीडीपी वेलफेयर में जैसे सबसे पहले ये देखो कि जब हमने जीडीपी का कैलकुलेशन किया किया था, तो जीडीपी एज ए इंडेक्स और एज ए बेंचमार्क परफॉर्मेंस हम कंसीडर करते हैं इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को, कि अगर जीडीपी ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है, अच्छा। ठीक है। और वेलफेयर का मतलब क्या है कि जो भी इंडिविजुअल हैं एक इकोनॉमी में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है, उनका इनकम इम्प्रूव हो रहा है, कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब इसी में कनेक्शन देखना है कि जब हम इसको एज ए पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं कि जीडीपी ये रिफ्लेक्ट करता है कि अगर जीडीपी ऊपर जा रहा है तो लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो हमें बताते हैं कि ये एक ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वो क्यों नहीं करता है? पहला एग्जांपल है कि जो रिच और पुअर पीपल का डिफरेंस क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है? तो सपोज कर लो कि एक इकोनॉमी में 100 पीपल वर्क कर रहे हैं और उनका वेजेज है 10 रुपीज पर इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि एक इकोनॉमी में 100 लोग ही हैं और 10 रुपए की पर हेड इनकी अर्निंग है, तो जीडीपी कैलकुलेशन हम देखेंगे तो 1000 रुपीज हो जाएगा, है यस ना। सर। लेकिन अगर यही अगले साल में अगर 90 पीपल हो गए और 90 पीपल का इनकम 10 की बजाय 9 रुपीज हो गया और बाकी बचे 10 लोग, उनका इनकम 20 रुपीज हो गया, ठीक है। यस सर। कैलकुलेशन के लिए स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे जीडीपी एंड वेलफेयर। तो जीडीपी वेलफेयर में पहला हमने कंडीशन क्या देखा था, इसको मैं एक बार कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या है, ठीक है। यस सर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हमने पहला एग्जांपल लिया कि एक इकोनॉमी में 100 लोग हैं, 10 रुपए के इनकम है, तो ये जीडीपी हमारा कैलकुलेट करके आ गया 1000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर में ये सपोज कर लो 2022 का फिगर है, यहाँ पे 23 का फिगर लेंगे हम, यहाँ पे 90 पीपल हो गए, उनकी अर्निंग हो गई 9 रुपये, ठीक है। 10 पीपल हो गए, इनकी अर्निंग हो गई 20 रुपीज। ये टोटल कितना आएगा? 810 और प्लस ये हो गया 200, टोटल कितना हो जाएगा? 1000, 0, 10, यस सर। 800, 200, 10, 1010। अब यस सर। यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे लग रहा है ना कि जीडीपी इंक्रीज हुआ है, हाँ। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर क्या हम कह सकते हैं कि वेलफेयर इंक्रीज हुआ है? नहीं सर। 10 लोगों की इनकम तो 100% से बढ़ गई, 10 से 20 हो गया, लेकिन 90 लोगों की इनकम 10% डाउन हो गई। यस सर। तो पहला पॉइंट ये है कि ऑल्दो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा जीडीपी बढ़ा है, लेकिन द थिंग इज इन रियलिटी द वेलफेयर हैज कम डाउन। यस सर। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये एक एक्सेप्शन है या फिर इसका
लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है, डिमेरिट है। हमें लगता है कि ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन द थिंग इज कि दिस इज नॉट ट्रू पिक्चर। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, एक सिंपल ही एग्जांपल लो, 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, और वही भी इकोनॉमी में सर्कुलेट हुआ, तो ये हुआ 100 रुपीज। तो जीडीपी हम बोल सकते हैं कि 100 रुपीज हुआ। नेक्स्ट Yes, ईयर sir. में ये प्रोडक्ट का प्राइस 110 हो गया, तो जीडीपी कितना हो जाएगा? 110। Yes. लेकिन प्रोडक्शन तो हमारा सेम ही था ना, उस साल हाँ, भी और इस साल भी। लेकिन हमारा क्या हुआ? केवल प्राइस इन्फ्लेट price हुआ। बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? जीडीपी बढ़ रहा है। Yes, sir. तो ये भी हमारा एक क्या है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। हमें लग रहा है कि जीडीपी बढ़ा है, लेकिन द थिंग इज कि जीडीपी में कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, प्रोडक्शन उतना ही है, केवल इन्फ्लेशन ने पार्टिसिपेट किया है, और उसकी वजह से हमारा जीडीपी एक हायर पिक्चर दिखा रहा है। Yes, sir. इसमें इसके बाद तीसरा क्या चीज है? कहाँ चला गया? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में क्या है? फॉर सपोज घर पे मम्मी पापा या कोई भी काम करता है, घरेलू वर्क, डोमेस्टिक वर्क, तो वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर नहीं करते हैं, तो उस वजह से हम उसको जीडीपी के कैलकुलेशन में भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो ये हमारा, जिस वजह से हम अगर उसका कहीं ना कहीं जीडीपी में एक रोल है, कंट्रीब्यूशन है, हाउस होल्ड की एक्टिविटी को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से भी इसको बोला गया है कि वेलफेयर में इसको इंक्लूड ना करने की वजह से एक जीडीपी ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये रहा जीडीपी एंड वेलफेयर के बीच में एक कनेक्शन। नेक्स्ट है एक्सटर्नैलिटीज। तो एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह का एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच रहा है। जैसे एक कंपनी है या प्रोडक्शन फर्म है, तो वो जब प्रोडक्शन कर रही है तो साइड बाय साइड क्या है, पोल्यूशन भी क्रिएट कर रही है। तो जब पोल्यूशन क्रिएट होगा तो उसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं तो उनके हेल्थ पे इशू आएगा। Yes, sir. तो जब उनके हेल्थ पे इशू आएगा तो उसको भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और इन द सेम वे प्रोडक्शन के अलावा ये एक निगेटिव एक्सटर्नैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लो कोई तुम्हारा एक पार्क है, तो पार्क में जब लोग जाएंगे वॉकिंग के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो उससे क्या है, उनका हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन इस चीज को भी हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के जीडीपी के कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फिर और दो छोटा छोटा सा पॉइंट है। एक है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है कि मान लो एक इकोनॉमी है और उसमें पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगा, और जब हमने इकोनॉमी के इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने क्या देखा था कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। तो लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स है। इसके अलावा जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वही रिसोर्सेज पूरे पॉपुलेशन में डिवाइड होगा ना। Yes, sir. तो पर हेड अगर हम देखें पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद, तो पर हेड रिसोर्सेज का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पर हेड अब कम आएगा। पहले लोगों को ज्यादा मिलता था, अब पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिसोर्सेज अब कम मिलना चालू हो जाएंगे। तो ये भी तुम्हारा है कि जीडीपी डज नॉट कंसीडर द चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जब पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा तो इसको भी जीडीपी कंसीडर नहीं करता है। फिर है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब एक तरफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ तुम्हारा डिफेंस गुड्स एंड प्रोडक्ट, तुम्हारा वॉर इम्यूनेशन, ये वाली चीजें जब प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो वॉर गुड्स जब प्रोड्यूस होगा तो उसका कंजम्पशन तो मास लेवल पे होगा नहीं, लेकिन मास लेवल पे हमें क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा तो ये हमारा कंपोजिशन दिखा रहा है कि हम गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए, या फिर वॉर वाली चीजें प्रोडक्शन कर रहे हैं, वॉर गुड्स। और तो इसका भी, अगर वॉर वाली चीजें अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन वेलफेयर इंक्रीमेंट से
नहीं है, लेकिन अगर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए तो उससे कनेक्शन क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल इंक्रीज होगा। तो ये चीजें थी जो एक्सप्लेन करनी थी जीडीपी एंड वेलफेयर में। तो सिंपल इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जीडीपी एंड वेलफेयर के एक्सेप्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो मेजर मेजर जो भी हमारे सारे हेड्स है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वो तुम्हारे पास है कि मैं नोट्स करा दूं, या फिर मैं सर नोट बुक करके। में है, बुक में है, मैं देख लूंगी। ठीक है, तो बुक से देख लेना। और कॉन्सेप्ट तुम समझ गई। तो इसमें यही होगा कि तुम्हारे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन तुम्हारा कुछ और होगा। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि जीडीपी वेलफेयर से किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है सर। नेक्स्ट चैप्टर हम आज मनी और बैंकिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मनी में पहले हम सबसे पहले बार्टर और एक्सचेंज सिस्टम को समझते हैं। तो ये सिंपल है, बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले को गुड्स गुड्स टू गुड्स। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब सीधे मैं इस पे चलता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती थी। ठीक है, बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, बुक में है ना सारा कुछ। मैं यस अच्छा, आयुषी आ गई है क्या? मैं तो देखा ही नहीं। हाँ सर। अच्छा, तो ये वेलफेयर वाला डिस्कशन कर रहा था तो तुम थी। नहीं सर, लास्ट में थे हम, रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, आप चलो कंटिन्यू ठीक, कीजिए। चलो ठीक है। तो इसमें क्या है कि बार्टर सिस्टम में हमने देख लिया कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था, लेकिन द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या है कि मेरे को गुड्स अब मुझे चावल चाहिए और चावल के बदले मेरे को गेहूं चाहिए। तो ये हर सिचुएशन में तो पॉसिबल नहीं है ना। हो नो सकता है सर। कि हाँ, सामने वाले के पास वो चीज अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि हम किस तरह से उसको एक्सचेंज करें। दूसरी चीज क्लियर है, इसको आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? सर कोई यूनिट होना चाहिए जो कि इसमें नहीं होता कोई है। यूनिट होना चाहिए। मान लो अगर किसी का हाइट मेजर करना है तो हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट टेप चाहिए। यस सर। दूसरा चीज, अगर हाइट के अलावा मुझे चावल का वेट मेजर करना चाहिए तो मुझे मास वाला वेट चाहिए, 1 केजी 2 केजी। यस सर। यस सर। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये सब चीजें नहीं थी। तो मान लो मुझे गेहूं के बदले अगर चावल एक्सचेंज करना है तो मैं कितना चावल एक्सचेंज करूंगा? सर कोई कॉमन यूनिट होना चाहिए। कोई कॉमन यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे लेक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, ये क्लियर हो गया, समझ गए ना कि यहाँ पे कोई यस कॉमन सर। मेजरमेंट यूनिट है ही नहीं। एक सामान के बदले में दूसरा कितना सामान उसको एक्सचेंज करूंगा, तो इसका कोई पैरामीटर मेरे पास नहीं है बार्टर सिस्टम में। तीसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम होता क्या है? सिंपल, हम लोग ईएमआई का पेमेंट करते हैं आज। सर एग्जैक्टली किसी वैल्यू को ना किसी समय, लंबे समय बाद उसी स्टेप में हमको लौटाना। लौटाना, तो ये चीज हो गया। सिंपल यही वाला चीज कैसे बार्टर सिस्टम के जो डिमेरिट हैं यही एक मेरिट बन रहे हैं मनी का, और यही सारे यस सर। डिमेरिट ना उसके मेरिट बन जाएंगे, और डेफिनेशन में भी मनी के यही सारे इन्वॉल्व होंगे। तो थोड़ा सा वहीं से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई एक मशीनरी लेना है तो वन टाइम में मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कई सारे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा हूँ। तो बार्टर सिस्टम में सपोज कर लो कि तुमने कोई एक बड़ा सा मशीनरी ही परचेज कर लिया, और मशीनरी के परचेज के बदले तुमने बोला कि मैं हर महीने चावल तुमको दिया करूंगी या दिया करूंगा। कितना? मान लो कोई क्वांटिटी उन्होंने अपने बेसिस पे जो भी उनका कंसेंट रहा वो डिसाइड कर लिया। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर चावल से पेमेंट कर रहे हैं तो क्या वो चावल की क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं। बार्टर सिस्टम में नहीं। गुड्स को हम यूज कर रहे हैं, वो पेरिसेबल आइटम है, या फिर कोई भी आइटम अगर हम कंसिडरेशन के लिए यूज कर लिए तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्रिसिएट होगा, या फिर उसकी वैल्यू उस तरह से हम प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे। तो एक ये प्रॉब्लम थी इस बार्टर सिस्टम में कि हम डेफर्ड पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। लास्ट वाला था कि लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू का मतलब क्या है कि हम इसको, जो भी चीजें हैं बार्टर सिस्टम में गुड्स, उसको हम स्टोर करके नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये पेरिसेबल आइटम है। पेरिसेबल गुड्स होंगे सर। हाँ,
और दूसरी चीज स्टोरेज ऑफ गुड्स है रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट, एक पॉइंट ये इसमें मेंशन किया हुआ। अब सीधे हम चलते हैं फंक्शन ऑफ मनी पे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मनी पे हम चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जब डेफिनेशन की बात किए थे, बार्टर सिस्टम, मनी का आया था ना, मनी का डेफिनेशन Yes, sir. defined differently by different economics. The most acceptable definition of money can be stated in, ये जितने भी फंक्शन ऑफ मनी है उसी के फॉर्म में ही इसको डिफाइन किया जाएगा। अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका लीगल डेफिनेशन भी है। तो अभी इसके जितने भी फीचर्स हैं उस फीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा मनी का डेफिनेशन निकल के आएगा। तो फीचर्स क्या क्या हैं? जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोग के एग्जाम में दिया, क्या चीज? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, तो सबसे Storage पहले हाँ एग्जैक्टली पेमेंट। तो ये सारा ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शन ऑफ मनी में। तो एक तुम्हारा यहाँ पे हमने क्या था, प्राइमरी, और दूसरा यहाँ पे हमने क्या देखा था, सेकेंडरी। अब याद आया, यहीं से क्वेश्चन में वो बना के दिया था तुम लोग को। हाँ सर। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा यहाँ पे प्राइमरी था, और मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ यहाँ पे एक्सचेंज था प्राइमरी में, और मीडियम ऑफ वैल्यू था तुम्हारा प्राइमरी में, और सेकेंडरी में था डेफर्ड पेमेंट वाला, डेफर्ड, ठीक है, और चौथा था स्टोर वैल्यू। तो ये दो चीजें जो है डेफर्ड पेमेंट सिस्टम और स्टोर वैल्यू, वो इसी से डिराइव किया गया है, समझ गए। तो प्राइमरी को पहले देख लेते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, कि हम एक गुड्स और सर्विसेज के बदले हम मनी के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अब मुझे बार्टर वाला सिस्टम नहीं रहा कि गुड्स के बदले हमें गुड्स चाहिए, आप हमसे मनी लीजिए और उसके बदले हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए। मेजर ऑफ वैल्यू, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये हुआ, अभी जब मेजरमेंट टेप और केजी की मैं बात कर रहा था, तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कैसे देखेंगे, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का कितना प्राइस है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम मोबाइल है और एक मेरे पास लैपटॉप है। तो अब मैं मेजरमेंट करूं, देखो अब लैपटॉप तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल से महंगा आएगा ना। तो हमारे पास कंपैरिजन का पैरामीटर क्या है, पैरामीटर प्राइस देख लेंगे, मनी के फॉर्म में उसका मेजरमेंट कर लेंगे, तो ये होगा हमारा मेजर वैल्यू। हमने मेजर किया कि एक मोबाइल का प्राइस इतना है और एक लैपटॉप का प्राइस इतना है, तो हमने कंपैरिजन कर लिया ना। तो कंपैरिजन कब कर पाए हम, जब इसकी एक फीचर थी, फैसिलिटी थी कि इसके पास मेजरमेंट वाला सिस्टम है, मेजर ऑफ वैल्यू है। ये मोबाइल बोल रहा है कि ये 10,000 का है, लेकिन वहीं ये लैपटॉप को बोल रहा है कि ये 1 लाख का है। तो हमने मेजर किया कि नहीं किया, कैसे किया, पैसे मतलब रुपीज में, मनी से, ठीक है, उसके प्राइस से। तो ये हो गया मेजर वैल्यू, ये हो गया एक्सचेंज। अब इसी से ये डिराइव किया गया है कौन कौन सा, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब अब ये हो गया कि हम किसी को भी, जैसे सिंपल एग्जांपल, हमने एक फ्रिज खरीद के लाए रेफ्रिजरेटर मार्केट से, अब हम उसको वन टाइम पेमेंट के बजाय हम उनको 12 मंथ के ईएमआई में पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने पेमेंट को वन टाइम में देने के बजाय हमने क्या किया, डेफर कर दिया। डेफर का मतलब टाइमली, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो डेफर्ड पेमेंट हो गया। तो हमारे पास डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम इसमें क्यों काम कर रहा है, क्योंकि मनी का वैल्यू इसमें आज भी उतना ही है, ठीक है। यहाँ मनी का वैल्यू प्रिजर्व हो रहा है, इसमें वैसा चीज नहीं है कि यहाँ पे ये पेरिसेबल आइटम है या इसका पैसा वैल्यू इसमें गिर गया। समझ में आया ये वाला पॉइंट, डेफर्ड पेमेंट वाला। हाँ सर। स्टोर वैल्यू ऑफ मनी में क्या होगा, एक सेकंड। तो अभी हमने डेफर्ड को समझ लिया, स्टोर वैल्यू ऑफ मनी में हम देखते हैं कि स्टोरेज की प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, लेकिन हम यहाँ पे मनी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अपने पास रख सकते हैं या फिर सेविंग कर सकते हैं किसी भी बैंक में। तो यहाँ पे मनी को स्टोर करना इजी है, ठीक है। तो ये चारों जितने भी ड्रॉबैक थे, इसके क्या बन गए, मेरिट बन गए, फीचर बन गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं
मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, मीडियम एक्सचेंज बना, मेजर वैल्यू बना, स्टोर वैल्यू बना, स्टैंडर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो गया। अच्छा, ये वाला टॉपिक हम बाद में कंसीडर करेंगे। मनी इज डिमांडेड फॉर 3 मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, ये थोड़ा सा हम एडिशनल तौर पे इसको हम देखेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको कवर करेंगे। अब लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में आते हैं। ये तो हमारा हो गया कि कैसे हमने बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक थे उससे हमने इसको मेरिट बना के, फीचर बना के इसका मनी का डेफिनेशन निकाल लिया। लीगल टेंडर में हम ये देखेंगे कि पहली बात तो डेफिनेशन क्या बताता है कि मनी इज व्हाट लॉ से इज मनी, मतलब लॉ ने जो बोल दिया कि अगर ये मनी है तो है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट में अगर गवर्नमेंट ने इसको बैकअप में दे दिया कि आपके पास जो भी लीगल टेंडर के फॉर्म में करेंसी है, आप इससे पेमेंट करके, आप भुगतान करके आप इससे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसने बोल दिया कि लॉ ने बोल दिया कि अगर ये मनी है तो आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है, एक लीगल टेंडर ऑफ मनी और दूसरा कौन सा है, नॉन लीगल टेंडर ऑफ मनी। तो लीगल टेंडर ऑफ मनी क्या है कि ये गवर्नमेंट से बैक्ड है, गवर्नमेंट से ये सपोर्टेड है। याद है लास्ट टाइम जब 2017 में मोदी जी आए थे रात को 12 बजे और 500 डेमोनेटाइजेशन, हाँ सर, नोटबंदी 2016 में ना हुआ हाँ, था? 2016 में, 2017 में नवंबर जीएसटी आया। 2016। ठीक है, तो रात को 12 बजे आके बोल दिए। तो उन्होंने क्या बोला था कि लिए लीगल टेंडर आज से नहीं है। यस, टर्म याद है, अगर तुम लोग को याद होगा तो उसमें Yes, लीगल sir, टेंडर की बात demonetization। की गई थी। तो Yes, ये sir। तुम्हारा अगर जो भी चीज गवर्नमेंट से सपोर्टेड है और गवर्नमेंट उसको मान रही है तो वो हो गया तुम्हारा लीगल टेंडर ऑफ मनी। लीगल टेंडर ऑफ मनी में भी अब सिंपल इसमें देख लो, लीगल यूज मेक फॉर पेमेंट डेब्ट ऑफ अदर, मतलब जो भी चीज है गवर्नमेंट के द्वारा बैकअप हो गया। इसके दो टाइप्स है, लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा है कौन सा है, अनलिमिटेड। तो लिमिटेड में तुम्हारा ये होगा कि अगर एक्सप्लिसिटली कहा गया कि अगर क्वाइन के द्वारा अगर हमें पेमेंट करते हो तो मैं 1000 रुपीज से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आया कि अप टू 1000 रुपीज यू आर एलिजिबल टू पे मनी इन द फॉर्म ऑफ क्वाइन। लेकिन अगर इसके बाद अगर आप क्वाइन मुझे दोगे तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वाइनेज एक्ट के द्वारा क्वाइन शैल बी द लीगल टेंडर इन केस ऑफ क्वाइन ऑफ एनी डिनोमिनेशन। ठीक है, नॉट लोअर देन 1 रुपीज, 1 रुपए के नीचे को उसको लीगल टेंडर नहीं माना जाए फॉर एनी सम नॉट एक्सीडिंग 1000। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और यही चीज अगर अनलिमिटेड में बोला जाए तो जो पेपर नोट्स होते हैं उसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ये एग्जांपल समझिए, नॉन लीगल टेंडर मनी के रूप में है या ऑप्शनल मनी के रूप में है। तो इसको क्या किया जा सकता है कि इसको एक्सेप्ट सामने वाला कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है, वो उसके एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल, चेक, बिल्स रिसीवेबल हो गए, चेक हो गए, तुम्हारे डिमांड ड्राफ्ट हो गए। तो हर कोई देखो डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर नहीं सकता, हर कोई चेक के रूप में पेमेंट भी नहीं लेना चाहता है। ठीक है, तो वहां पे अगर सामने वाले को किसी को अगर इस तरह का पेमेंट करना है और तुम कहो कि मैं आपको चेक के फॉर्म में पेमेंट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन अगर सामने वाला अगर आपको मना करे तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो चेक के फॉर्म में पेमेंट नहीं लेना चाहते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये इसलिए इसको नॉन लीगल टेंडर में बोला गया है, ये ऑप्शनल मनी बोला गया है। इसी तरह भी जो क्रिप्टो करेंसी हमारा करंट टाइम में चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी भी हमारा लीगल टेंडर नहीं है। आप क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, बैंक मनी क्या होता है। बैंक मनी मतलब जो भी हमारे डिमांड डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, ये जो कमर्शियल बैंक के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, इसको हम बैंक मनी कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मनी सप्लाई से स्टडी करेंगे। ठीक है सर।